वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे पिछली दफ़ा, उसका कुछ हिस्सा हमने कर लिया था। आपको थोड़ा सा रिमाइंड करूं, हम एसेंशली जो है वो हाइड्रोजन एटम की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। यानी कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि आइगन फंक्शंस और आइगन एनर्जीज जो हैं, एनर्जी आइगन वैल्यूज़, एनर्जी आइगन फंक्शंस, इलेक्ट्रॉन के क्या हैं इन हाइड्रोजन एटम। Hydrogen atom is a bound state of an electron and a proton, a bound system of an electron and a proton. और इसमें हमारे पास जो है दो बेसिक चैलेंजेस थे। एक तो आपको याद होगा कि दो एसेंशियल चैलेंजेस थे हमारे पास, जो पिछले जो हमने लेक्चर्स में कवर किया है उससे अलग दो चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा हमें फेस करनी पड़ रही थी इस प्रॉब्लम के अंदर। और वो था कि ये सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ टू पार्टिकल प्रॉब्लम, विच मीन्स वी हैव टू डील विद बोथ द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन, बिकॉज हम हाइड्रोजन एटम को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़। और दूसरा ये था कि ये 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो हम अभी तक जो है एसेंशली 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते रहे हैं, तो इसलिए इसका 3 डायमेंशनल भी होना और मोर देन वन पार्टिकल होना, क्योंकि अभी तक हम 1 पार्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहे, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स को डिस्कस करते रहे जिसमें सिंगल पार्टिकल था। तो अब हमारा थोड़ा चैलेंजिंग, ये दो चैलेंजेस हमारे सामने आ गए थे। और इसमें हमने पहला वाला जो चैलेंज था कि ये प्रॉब्लम है ऑफ टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, उसको हमने किसी हद तक हैंडल कर लिया था बाय मूविंग टू द सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। तो वो टू बॉडी प्रॉब्लम जो थी, टू बॉडी से मुराद जहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, वो सिंप्लीफाई हो गई थी और ब्रेकअप हो गई थी इनटू टू सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम। तो वो एक सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में आप इसको एक सॉल्व कर सकते हैं लदा से, और एक जो है रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में। और मैंने आपको कहा था कि जहाँ तक ताल्लुक़ है 3 डायमेंशंस के हवाले से, तो 3 डायमेंशंस वाला जो केस है उसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, और उनको भी हम जो है 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस लिहाज से हम इस एक तरह से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को, चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सिंपलर प्रॉब्लम्स में रिड्यूस कर सकते हैं, और उसकी तरफ हमने कदम उठा लिया था। आप याद करें कि जो हमारा बेसिक हैमिल्टोनियन है इस सिस्टम का, वो ये है, इसमें 2 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनकी काइनेटिक एनर्जी टर्म्स ये इधर गिवन है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी यहाँ पे गिवन है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अगर हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करें तो कूलॉम पोटेंशियल है, जिसकी फॉर्म जो है वो इस किस्म की बनती है। अब चार्जेस वगैरह मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किए, बस की जो डिस्टेंस पे फंक्शनल डिपेंडेंस है वो मैं शो कर रहा हूँ। तो इस किस्म के पोटेंशियल्स जो सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, उस किस्म के जो पोटेंशियल्स हैं वो सेंट्रल पोटेंशियल्स कहलाते हैं। तो अभी हमने एक हाइड्रोजन एटम में जहाँ पे सेंट्रल पोटेंशियल के लिए स्पेसिफिक फॉर्म कूलॉम पोटेंशियल की सब्स्टिट्यूट करनी है, वो अभी हम नहीं कर रहे। अभी हम इसको सेंट्रल पोटेंशियल ही ले रहे हैं, ताकि जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आएँ वो तमाम तर सेंट्रल पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए एप्लीकेबल हों, तो हमें काफ़ी यूनिवर्सल सा रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाए, और फिर हम इसको स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जब हम जो सेंट्रल पोटेंशियल है उसकी स्पेसिफिक फॉर्म जो कि कूलॉम पोटेंशियल है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर हमें वो हाइड्रोजन एटम वाला केस मिल जाएगा, मगर अभी हम इसको जनरल रख रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है, जब हमने ये जो पहला स्टेप लिया था, तो अभी तक जो हम कर रहे हैं उसको हम सेंट्रल पोटेंशियल्स पे अप्लाई हो गए, जो रिजल्ट्स हम हासिल करेंगे। अच्छा, अब उसमें जो उसका नेक्स्ट स्टेप हमने किया था वो ये था कि सेंटर ऑफ मास रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में इसको हैमिल्टोनियन को एक्सप्रेस करना, और वो जो हमने किया था, तो फिर हमारे पास जो बेसिक हैमिल्टोनियन हमारे सामने आ गया था, वो यहाँ पे है। आप इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा सिस्टम हैमिल्टोनियन है, जिसमें
एक टर्म जो है वो काइनेटिक टर्म है। काइनेटिक टर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक टर्म है, कोई पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास की नहीं है। यानी सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल उसी तरह मूव कर रहा है जैसे कि फ्री पार्टिकल होता है। सेंटर ऑफ मास इज़ फ्री इन दिस सिस्टम। जब हम इसमें जब हमने सेंटर ऑफ मास रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में लिखा हैमिल्टोनियन को, तो हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ जो है काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन है सेंटर ऑफ मास की। अलबत्ता रिलेटिव जो पार्ट है हैमिल्टोनियन का, जो कि ये जिसको ये इनसर्कल किया हुआ रेड में यहाँ पे, उसमें आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन भी है और पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूशन भी है। तो जहाँ तक सेंटर ऑफ मास का ताल्लुक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो तो एसेंशली फ्री पार्टिकल है, तो उसका हमें पता है कि जो वेव फंक्शन ऑफ अ फ्री पार्टिकल होता है वो प्लेन वेव होता है। तो वन डायमेंशन में तो हमने ये देखा हुआ था, इसको जनरलाइज किया थ्री डायमेंशन में, तो ये फॉर्म बन गई। और उसकी जो एनर्जी है सेंटर ऑफ मास की, वो काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन है। सो दिस अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जी डायरेक्शन, बिकॉज इट्स इन थ्री डायमेंशंस। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, यानी कि जहाँ जो सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। और वो प्लेन वेव स्टेट्स हैं, जो एनर्जीज हैं सेंटर ऑफ मास की, वो काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ, और वो हमने इधर हासिल कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने जो रिलेटिव पार्ट है हैमिल्टोनियन का, उसको सॉल्व करना है। और जो उसमें आप देख रहे हैं कि रिलेटिव पार्ट में आपने देखा यहाँ पे कि v of r आ रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी वट एवर वी सॉल्व हेयर, और रिजल्ट्स दैट वी गेट are going to be applicable to all kinds of central potentials. So this is a very general result for all central potentials. This will hold. तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज के लेक्चर में हमने जो सबसे पहला काम करना है, यहाँ से जब हम स्टार्ट करें तो हमें जो है वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के लिए जो है ये हमने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है, यानी कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस मालूम करने हैं। सेंटर ऑफ मास के हम कर चुके हैं पार्ट के, हैमिल्टोनियन को यानी डायगोनलाइज कर चुके हैं, और आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ हम मालूम कर चुके हैं। अब हम रिलेटिव वाले पार्ट को लेते हैं। रिलेटिव पार्ट जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू द सेंटर ऑफ मास वाला, बिकॉज इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी वाली इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो कि v of r है। तो हमारा जो रिलेटिव है, बार बार लिखने की बजाय खाली एच लिख देंगे, इसके सबस्क्रिप्ट में रिलेटिव डालेंगे नहीं, मगर अब हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो है ये रिलेटिव हैमिल्टोनियन में लिख देता हूँ। उससे हम ये मुराद ले रहे हैं कि ये वो पार्ट ऑफ द हैमिल्टोनियन है जो सिर्फ रिलेटिव कोऑर्डिनेट इन मोमेंटम पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो टोटल सिस्टम हैमिल्टोनियन, उसको सेंटर ऑफ मास और रिलेटिव की टर्म्स में लिखा है। तो रिलेटिव जो हैमिल्टोनियन है, अब ये है, इसमें मैंने जैसा कहा कि वो सबस्क्रिप्ट हम नहीं लिख रहे और ना वो हैट्स लगा रहे हैं, मगर ये अंडरस्टैंडिंग है कि पोजीशन एंड मोमेंटम आर ऑपरेटर्स एंड द हैमिल्टोनियन इज आल्सो एन ऑपरेटर। तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में हमें पता है कि तो ये एक्चुअली ऑपरेटर्स है ना। तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में P जो आपके पास ऑपरेटर है वो -IH बार द ग्रेडियंट, ठीक है ना, और R जो ऑपरेटर है वो R से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, इट्स जस्ट द कोऑर्डिनेट। तो ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने एक चीज़ की गलती कर दी, इसको ठीक कर लें। यहाँ रिड्यूस मैस आ रहा ना, तो ये अब आपका हैमिल्टोनियन जो है पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जो आप लिख रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में है, तो हैमिल्टोनियन ये है h बार स्क्वायर्ड ओवर 2 म्यू डेल स्क्वायर्ड प्लस v ऑफ r। ठीक है जी। तो ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में आपका रिलेटिव हैमिल्टोनियन आ गया। और एनर्जी आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ मालूम करने के लिए टू डिटरमिन
इसको इस तरह कर लेते हैं. We can set up this question. What are the energy eigenvalues and eigenfunctions of the above Hamiltonian. ठीक है, यानी जो relative Hamiltonian है उसके एनर्जी आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ क्या हैं वो हम मालूम करना चाहते हैं. तो इसका आंसर ऑब्वियसली व्हाट वी नीड टू डू इज सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन. सो लेट्स राइट इट डाउन. फर्स्ट ग्रेडियंट है स्क्वायर्ड, जो कि लैप्लासियन भी कहलाता है. दिस इज द इक्वेशन दैट वी नीड टू सॉल्व. और इसमें जो अननोन्स हैं जो हमने बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है वो एनर्जी के लिए और आइगन फंक्शंस के लिए. ठीक है, जो वेव फंक्शंस हैं और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमने सॉल्व करना है. अब बेसिकली तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गई है कि एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमने सॉल्व करनी है सब्जेक्ट टू सम बाउंड्री कंडीशंस. और इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना है. तो जो ख़ास चीज़ इसमें यह है कि जो पोटेंशियल है इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ आर. इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ द वेक्टर आर बट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ आर. तो उससे ये इंटरेस्टिंग जो है हमें हिंट मिल रही है, इंपॉर्टेंट हिंट, कि अगर हम इसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है. क्योंकि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो r जो है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट होगा, विच विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड जब हम उससे स्क्वायर रूट के साथ ये सारे x y z आ रहे होंगे डील करना. जबकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में r जो मैग्नीट्यूड है जिस वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, सो इट सिंप्लीफाइज थिंग्स इनॉर्मसली. काफ़ी सिंप्लीफाई चीज़ें हो जाती हैं. तो लेट्स express this in terms of the spherical polar coordinates. So since v of r, oh sorry, that's the important point कि r का vector नहीं. Since vr only depends on the magnitude r, सेंट्रल पोटेंशियल्स के लिए ये होल्ड करता है ना. और हम सेंट्रल पोटेंशियल से डील कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो है ये सेंट्रल पोटेंशियल्स के लिए, दिस होल्ड्स फॉर सेंट्रल पोटेंशियल. तो जो हम कर रहे हैं वो तमाम सेंट्रल पोटेंशियल्स पे अप्लाई होगा. बाद में हम इसमें कूलॉम पोटेंशियल स्पेसिफिकली डाल सकते हैं. सेंट्रल पोटेंशियल्स, it is most convenient to use spherical polar coordinates. थ्री डी सिस्टम है ना, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो कोई भी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आपने उसको स्पेसिफाई करना है तो यू नीड 3 नंबर्स फॉर इट. So you could use, for example, Cartesian coordinate system, then you'll use x, y, z. So you'll need 3 numbers, x direction में, y direction में, z direction में, to specify a point in 3 dimensions. Similarly, you can use r, theta, phi. So I'm saying that this is more convenient because you already, क्योंकि potential energy r पे depend कर रही है, ये coordinate है, तो इसमें simplify हो जाएगा. अगर किसी को इस चीज़ पे यकीन नहीं है तो वो इस इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है और देख सकता है कि क्या मसाइल हो सकते हैं. तो एक आप सॉल्व करें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में या
इस बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखें और सॉल्व करने की कोशिश करें और कंपेयर करें कि कौन सा मोर कन्वीनियंट है। तो क्लेम ये है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, और ये आप टेस्ट करके देख सकते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो हम सॉल्व भी करेंगे इसको, तो वो तो एक हिस्सा हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कार्टेशियन में इसको ट्राई कर सकते हैं। रिजल्ट्स अलबत्ता अगर सारी कैलकुलेशन सही तरह की तो रिजल्ट्स जो हैं वो तो सेम आएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रिजल्ट्स डिपेंड नहीं कर रहे। लेकिन यह है कि कितना एक मेथड कन्वीनियंट है दूसरे की निस्बत, कई दफ़ा चीज़ों को हल करने की तरफ पहुंचने में इस चीज़ का फ़र्क बहुत बड़ा आ जाता है। वरना अगर आपने एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जिसमें इक्वेशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बनिस्बत उसके कोई ऐसा कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जिसमें वो आसानी से सॉल्व हो सके। तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की जा रही है, जिसमें आप कोई भी पॉइंट जो है उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ 3 नंबर्स विच इज़ आर, थीटा एंड फाई। ठीक है ना, ये आर उसका वेक्टर है, और आर वेक्टर जो है उसको में आर का मैग्नीट्यूड, थीटा और फाई तीन जो हैं, यानी कि आर, थीटा और फाई जो हैं वो 3 नंबर्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप किसी भी पॉइंट इन स्पेस को स्पेसिफाई करने के लिए जो 3 नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये एंगल थीटा है, द एंगल दैट द वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन मेक्स विद द z एक्सिस, देन यू हैव दिस फाई एंगल। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस अर्थ में पे आप को अगर आप इमेजिन करें ऐसा सफ़ियर, तो कोई भी पॉइंट समझ लें कि कोई शहर है या कोई शहर है ज़मीन के ऊपर, तो उसकी पोजीशन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज 3 वेरिएबल्स। ठीक है ना, तो इसी तरह जो है आप या कोई लोकेशन ऑन अर्थ है, आपकी अपनी जो GPS लोकेशन है मिसाल के तौर पे, वो इन 3 नंबर से स्पेसिफाई हो सकती है। अच्छा जी, तो अब हम जो है इसमें आप ये सब चीज़ें आपने पहले देखी होंगी, इसलिए इनमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। x जो है ये cos फाई की टर्म्स में लिखा जाता है, यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टू द अदर, तो ये पता होना चाहिए। और आप यकीनन आपने मैथमेटिक्स के कोर्सेज में इस चीज़ को डिटेल में देखा होगा या उससे पहले भी। अच्छा, अब हमारे लिए जो ज़रूरी है इसमें वो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि ये डेल स्क्वायर्ड को जो है, जो लेप्लासियन कहलाता है, इसको हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि यही चीज़ एक ऐसी है जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है और इसकी एक्सप्रेशन जो है। अब इसकी पूरी डेरिवेशन में तो हम नहीं जाते, जो कि आप किसी मैथ्स की किताब को उठा के देख सकते हैं, मैथ मेथड्स की, उसमें ये चीज़ दी हुई है। इवन EMT वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आर वेरी कॉमन ऑल ओवर फिज़िक्स। और अगर आप वो लेप्लासियन की एक्सप्रेशन देखें तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाती है। ये एक्सप्रेशन जो है वो लेप्लासियन की है। डेल स्क्वायर जो ऑपरेटर है ना, उसको जो है हम लेप्लासियन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये डेल स्क्वायर ये बन जाता है। और अगर हम इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, जो हमें तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो फिर हमारे पास जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाती है वो ये इक्वेशन है। दिस इज़ द इक्वेशन वी नीड टू सॉल्व, इज़ द इक्वेशन दैट वी नीड टू सॉल्व। हमने अपने सामने ये क्वेश्चन रखा है ना कि एनर्जी आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस क्या हैं। तो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो ये हैं, ये हमने मालूम करना है, और आइगन फंक्शंस ये हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये आर, थीटा, फाई। ठीक है ना, याद करें ना कि जब हमारे पास 1 डायमेंशन प्रॉब्लम थी तो ये वेव फंक्शन जो साई ऑफ एक्स था, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो 3 डायमेंशन में ये होता साई x, y और z. You need 3 numbers to specify position in 3 dimensions.
अलबत्ता स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये आर थीटा और फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास है। अब इसमें सबसे ख़ास जो चीज़ थी वो यही थी कि ये हमने चूज़ इसलिए किया क्योंकि वी ऑफ आर की एक्सप्रेशन बड़ी सिंपल हो जाती है इसके अंदर। आर जो है वो इज़ जस्ट आर कोऑर्डिनेट है और वो इस तरीके से। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। अभी तो इस काफ़ी ये ख़तरनाक किस्म की इक्वेशन लग रही है, डिफ़िकल्ट सी लग रही है, ठीक है, मगर हम देखेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हुए सॉल्व किया। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर इसको हम सॉल्व करेंगे। ये ज़हन में रखें कि ये जो बेसिकली जो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है इंडिपेंडेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वो इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है ना। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इट्स एक्ट्स ऑन अ ket vector E, which is the energy eigenvector of the Hamiltonian, and these are the eigenvalues. अब ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है ना, जिस तरह हमने वन डायमेंशन में भी देखा था, दिस इज़ द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। और पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में भी हमने एक स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ कर लिया अपनी आसानी के लिए, जो कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पे हम ये जो हमने ये चीज़ देख ली, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है आगे जब हम इसको बढ़ते हैं तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। एक दो चीज़ें जो है ना इसमें बड़ी यूज़फुल सी हमारे सामने आएंगी, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इससे कनेक्टेड है। हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को जो है ना सॉल्व करते हुए हम ये पॉसिबल होगा कि हम जो है वो स्फेरिकल इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की पॉसिबिलिटी हमें नज़र आएगी। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम देखेंगे कि इसमें एक पार्ट जो है ये जो सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने ख़तरनाक किस्म की या मुश्किल किस्म की नज़र आ रही है, ये सेपरेट हो जाती है। आर पार्ट अलहदा, थीटा और पार्ट अलहदा, फाई पार्ट अलहदा के लिए। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पॉसिबल है। और ये हर आइगन फंक्शन जो इसमें निकलेगा, मसलन अगर हम कहें कि जी ये साई आर थीटा फाई है, तो ये अलग-अलग पार्ट बन जाएगा। लेट्स मैं इसको लिख देता हूँ आर पार्ट 1 2 3 अलग फंक्शंस है ना, तो इसलिए ये मैं इस तरह नीचे सबस्क्रिप्ट से मैं अलग शो कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं। आर के लिए अलग इक्वेशन आ जाएगी, थीटा के लिए अलग और फाई के लिए अलग। और हम देखेंगे कि ये जो आइगन फंक्शंस हैं थीटा और फाई, ये एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड होंगे और इसलिए ये उनके आइगन फंक्शंस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम होंगे। तो इसलिए ये इसको पहले हम ये बाद की चीज़ है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक को थोड़ा सा हम अगर इसके साथ रिलेट करें तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा होगा आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी भी प्रॉब्लम्स इस किस्म की सॉल्व की जा रही हों, नई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम लग रही है, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप ये देखें कि उस सिस्टम में कंजर्व क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, और वो कंजर्व क्वांटिटीज़ कुछ सिमेट्री से रिलेटेड होती हैं। अब क्लासिकल फ़िज़िक्स को जानते हुए, क्लासिकल से मुराद नॉन क्वांटम फिज़िक्स जो है उसको करते हुए, जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो उसमें हमने एक चीज़ जो हम जिस क्वांटिटी से एक इम्पॉर्टेंट फिज़िकल क्वांटिटी जिससे हम वाकिफ़ हैं, वो एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम की जो है बाय डेफिनेशन इज़ एल से उसको ज़ाहिर किया जाता है। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, आर क्रॉस पी होता है। आर इज़ द पोजीशन वेक्टर एंड पी इज़ द मोमेंटम वेक्टर, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम जो है जिस तरह देयर इज़ अ न्यूटन्स फोर्स लॉ, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम लॉ भी है। और वहाँ जहाँ फोर्स है वहाँ टॉर्क आ जाता है, अगर आपको याद हो।
और जहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी फोर्स को अगर आप dp/dt की टर्म्स में लिख सकते हैं. Similarly, you can write this in terms of the rate of change of angular momentum. तो जो change in angular momentum in time जो है, that is given by the torque. It depends on how much torque you apply. So, or what torques are acting on the system. अच्छा, अब ख़ास चीज़ ये है कि टॉर्क जो है, since torque is R cross F, F is the force that is active. तो सेंट्रल फोर्स जो है, सेंट्रल पोटेंशियल्स का अगर आप डेरिवेटिव लें तो फोर्स आ जाती है. तो फोर्स जो है वो भी पोजीशन डिपेंडेंट. इट ओनली डिपेंड्स ऑन, इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ द पोजीशन. ठीक है, तो इसलिए जब R क्रॉस F लेंगे तो इज इक्वल टू 0 फॉर सेंट्रल फोर्सेस. सेंट्रल फोर्सेस के लिए ये होल्ड करता है कि टॉर्क 0 हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ हमने इस क्लासिकल मैकेनिक्स में, अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं आप क्लासिकल मैकेनिक्स की किताब उठा के, और आप देखते हैं कि उसमें ख़ास चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि फॉर सेंट्रल फोर्सेस या सेंट्रल पोटेंशियल्स, उनसे आप जब उसका स्लोप लें या डेरिवेटिव लें रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो फोर्स मिल जाती है आपको विद अ नेगेटिव साइन. आपको साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो क्या फोर्स आ जाती है. फोर्स जो है इट्स ऑल्सो फंक्शन ऑफ पोजीशन. तो जब R क्रॉस F लेते हैं आप, तो टॉर्क टर्न्स आउट टू बी 0 फॉर सेंट्रल फोर्सेस. नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस. द इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस इज कि अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को, तो टॉर्क अगर 0 हो जाता है तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि L जो है इज कांस्टेंट, meaning it is not changing in time. टाइम में ये तब्दील नहीं हो रहा. दूसरे लफ्ज़ों में इसी को हम कहते हैं कि L is conserved. So for systems where only central forces, अब क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम फोर्स की बात नहीं करते, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. तो कॉरस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी जो है अगर सेंट्रल पोटेंशियल है, तो उस केस के अंदर जो है वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम एक कंजर्व्ड क्वांटिटी आ जाती है, which turns out to be very important, and it is actually related to the fact, यहाँ पे भी जो सिमेट्री से रिलेटेड है वो ये है कि सिस्टम is invariant under rotations. और उसकी वजह यही है कि जो आपका पोटेंशियल है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स सेंटर. ठीक है ना, जिस तरह इस केस के अंदर जो रिड्यूस मैस है उसका फोर्स सेंटर से डिस्टेंस है, सिर्फ सेंट्रल पोटेंशियल उस पर डिपेंड कर रहा है, एंगुलर ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा. इसलिए अगर आप उसको रोटेट भी करें, सिस्टम को इमेजिन करेंगे जिससे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आएगी. और उस केस में ये एक सिमेट्री है मौजूद, और इस सिमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंजर्व क्वांटिटी है वो एंगुलर मोमेंटम है. तो L जो है एंगुलर मोमेंटम एक कंजर्व क्वांटिटी है. तो ये इसके इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आएंगे. अच्छा, अभी तक तो हमने सारी बात कर रहे हैं हम क्लासिकल, ठीक है, लेकिन साथ साथ जो है हमें ये अंदाज़ा है कि फॉर अ क्लासिकल सिस्टम ये कंजर्व्ड क्वांटिटी है. अभी हमने ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए इस चीज़ को साबित नहीं किया. और कंजर्व्ड क्वांटिटी अगर हमने क्वांटम मैकेनिकली साबित करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है या नहीं. यानी कि हमें ये साबित करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा इनफैक्ट कि हैमिल्टोनियन और L जो है क्या इसका कॉम्यूटेटर जो है वो ज़ीरो है या नहीं. दैट विल बी द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो है हम कंजर्व क्वांटिटीज इस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं.
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर डिटरमिन करना होगा। ये सॉरी, इसके साथ भी लगाना चाहिए। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हमें लिखना पड़ेगा, जो कि एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ठीक है। तो वो हम करते क्या, कैसे लिखते हैं कोई सी क्वांटिटी, याद करें। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लासिकल क्वांटिटी होती है वो लिखते हैं, और जो जहाँ भी क्लासिकल वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको हम ऑपरेटर्स, कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स बना लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास बेसिकली जो एल की जो क्लासिकल फॉर्म है मैंने ऊपर लिखी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है क्लासिकल जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस तरीके से डिफाइन होता है इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड द मोमेंटम वेक्टर। अब हम कहते हैं कि जी ये तो क्लासिकल है, हम इसको क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर इसकी फॉर्म लिखना चाहते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस कि यहाँ पे जो है हम इनको ऑपरेटर्स बना लेते हैं। ठीक। तो बेसिकली जब हम इस तरीके से लिखते हैं, तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसको कंसिडर करें तो आर क्रॉस पी जो है वो ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है। एंड दिस मीन्स कि हमारा जो एल एक्स है वो वाई पी जी माइनस जी पी वाई। ठीक है। एल वाई जो है द वाई कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज जी पी एक्स माइनस एक्स पी जी, सॉरी एक्स पी जी। Or finally, the third component, which is Lz, is xpy minus ypx. ठीक। Now, as operators, we'll just treat all of these as operators, quantum mechanical operators. So I'm just putting hats ये जाहिर करने के लिए कि ये अब क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स के तौर पे इनको लिया जा रहा है। और अगर हम इनको पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो हमें पता है कि ये एल एक्स जो है इसमें वाई पोजीशन जो है वो तो वाई वेरिएबल ही आ जाएगा, अलबत्ता पी जी जो है वो माइनस आई एच बार डी बाई डी जी है। ठीक है ना, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर्म जो है पोजीशन रिप्रेजेंटेशन जो है, इसलिए इधर ऊपर डॉट लगाते हैं बुक की नोटेशन के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमने पोजीशन रिप्रेजेंटेशन चूज़ की है, तो उसमें इसकी ये फॉर्म बन रही है। इसी तरह जो है ये समझ में आ रहा है ना कि माइनस आई एच बार बार ले लिया है, वाई की जगह ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया है। पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में वाई ऑपरेटर जो है जस्ट द वाई कोऑर्डिनेट, और पी जी जो है वो माइनस आई एच बार डी बाई डी जी है, माइनस आई एच बार बाहर लिख लिया। ये जी जो है, ये जी जो है इसको रेड कर लेता हूँ, ये जी जो है ये जी इधर आ गया, और पी वाई जो है वो माइनस आई एच बार डी बाई डी वाई है, और डी माइनस आई एच बार बाहर ले लिया है। इसी तरह हम जो है बाकी भी लिख सकते हैं, और ये जो है ये जी डी बाई डी एक्स है, क्योंकि एक्स वाई और जी तीनों आ रहे हैं ना, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव्स इन दिस डायरेक्शन हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन डेरिवेटिव इन वाई डायरेक्शन एंड डेरिवेटिव इन जी डायरेक्शन। एक्स ऑपरेटर एक्स आ जाता है और ये डी बाई डी जी आ गया। इसी तरह जो है माइनस आई एच बार बाहर ले लिया, और ये एक्स आ गया, और ये डी बाई डी वाई आ गया, माइनस वाई डी बाई डी एक्स। तो ये आपके पास जो है ना, दिस काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट कि
कि ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे बेसिकली अगर आप ये देखें, इसको देखें इनको, तो ये तमाम तरह ऑपरेटर्स जो हैं एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ऑब्वियसली पोजीशन और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है एल, और पी जो हैं ये लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं। तो ये सारे के सारे जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स की टर्म्स में। तो लीनियर मोमेंटम को आमतौर पे मोमेंटम कह लेते हैं और एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम ही रहने देते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हमें इन ऑपरेटर्स के साथ जो भी कुछ भी करना है आगे चलकर, बुनियादी तौर पे, क्योंकि ये लेट्स लुक एट दिस वन फॉर एग्जांपल। अच्छा एक सेकंड, इसको मैं मिटा दूं, और ये जो है ना, इसको अगर आप देखें तो जो भी हमने इसको मैनिपुलेट करना है हमें ये पता होना चाहिए, हमने ये इसमें एक्स पी वाई, वाई पी एक्स वगैरह आ रहा, तो हमें पता होना चाहिए कि इनके दरमियान कॉम्यूटेशंस वगैरह क्या हैं पोजीशन और मोमेंटम के दरमियान। तो जहन में रखें कि जो मसलन ये हमारे पास है वाई पी वाई है, दिस इज आई एच बार। इसी तरह एक्स पी एक्स जो है, यानी एक ही एक्सिस के लॉन्ग अगर आप ले रहे हैं ना पोजीशन और मोमेंटम को, तो वो आपस में ऑपरेटर्स कम्यूट नहीं करते। ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, कॉम्यूटेटर लिख रहा हूँ ना, तो ये आपस में कम्यूट नहीं करते। इसी तरह जी पी जी जो है ना, ये आपस में कम्यूट नहीं करते। कम्यूट नहीं करने का मतलब ये है कि इनका कॉम्यूटेटर ज़ीरो नहीं है, इट इज़ आई एच बार। अब इधर आई एच बार जब हम लिखा होता है, जहन में रखें कि इधर हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर एक लिखा होता है, जो हम लिखते नहीं हैं आमतौर पे, वो छुपा होता है, मगर क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड एक ऑपरेटर है, प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स है ना, जी, यानी ये क्या चीज़ है, या इसको देखें ये क्या है, ये है एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स। तो ये कॉम्यूटेटर भी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स ना, उनका एक टर्म लिया माइनस, उसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लिया जा रहा है, तो ये एक ऑपरेटर ही है, तो राइट हैंड साइड भी ऑपरेटर होना चाहिए तो उस सेंस में। अच्छा एनीवे, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्स ऑपरेटर और पी वाई ऑपरेटर जो है डिफरेंट एक्सिस पे, अगर आप पोजीशन एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं और मोमेंटम वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कम्यूट करते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप ये पोजीशन एक्स में ले रहे हैं और मोमेंटम जी में ले रहे हैं, तो ये भी आपस में कम्यूट करेंगे। इसी तरह अगर आप जी के लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं और एक्स के लॉन्ग मोमेंटम ले रहे हैं, तो ये भी आपस में कम्यूट करते हैं। तो डिफरेंट एक्सिस के लॉन्ग जब आप पोजीशन मोमेंटम को ले रहे होते हैं, तो ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर्स हैं वो आपस में कम्यूट करते हैं। तो ये ज़रा यूज़फुल चीज़ हो जाती है इस चीज़ को, क्योंकि इसकी मदद से हम, जब हम ये मालूम करना चाहें कि क्या ये आपस में कम्यूट करते हैं या नहीं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, गिवन हैमिल्टोनियन हो और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हो, ताकि कंजर्वेशन के हवाले से हम बात कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये आपस में कम्यूटेशन रूल्स का पता हो। सो क्योंकि हमने जब भी इसको मैनिपुलेट करना है, हम देखेंगे कि हमें इसकी चीज़ पर। तो लेट्स लुक एट दिस। अच्छा, अब एक चीज़ आपको पता है ना कि हमने पहले स्टडी किया था स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, तो हमने देखा था कि कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस थी स्पिन एंगुलर मोमेंटम के दरमियान, और आगे क्योंकि ये आपस में कम्यूट नहीं करते थे, यानी कि आपको याद होगा कि वहाँ हमारे पास था एस एक्स एस वाई इज इक्वल टू आई एच। अब मैं हैट्स नहीं लगा रहा, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है।
याद है ना, ये इस किस्म के आपके पास थे। इसी तरह एस वाई एस एक्स या एस वाई एस जी लें तो आई एच बार एस एक्स आ जाता है। साइक्लिकली अगर आप इसको करें तो वो कॉरस्पॉन्डिंगली और आपके पास कॉम्यूटेशन रिलेशन आ जाती है। इसका मतलब ये था कि ये दो जो स्पिन कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कम्यूट नहीं करते। जिस तरह इधर एग्जांपल में एस एक्स और एस वाई को हम देख रहे हैं, और ये हमने पिछले लेक्चर्स में, पिछले सेमेस्टर में ये चीज़ देखी थी कि ये आपस में कम्यूट नहीं करते। आपस में कम्यूट नहीं करने का मतलब ये है कि ये कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि इन दोनों जो के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेबल हैं, एस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल और एस वाई के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल, यानी एस एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड एस वाई कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैनॉट हैव डेफिनेट वैल्यूज़ इन अ गिवन स्टेट। किसी भी स्टेट में इन दोनों की डेफिनेट वैल्यू इकट्ठे नहीं हो सकती। तो जब हम इस किस्म की बात करते हैं कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ज़ीरो है या नहीं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हैमिल्टोनियन और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो हैं ये कंपैटिबल हैं या नहीं। अगर ये जो है कॉम्यूटेटर ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑपरेटर्स जो हैं ये कम्यूट करते हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेबल्स हैं वो कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स हैं। इसका मतलब है एक स्टेट के अंदर एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट हैमिल्टोनियन, जो भी हैमिल्टोनियन है वो किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, तो उस सिस्टम के की जो डेफिनेट एनर्जी स्टेट है, या समझ लेंगे उस सिस्टम की जो स्टेट है उसमें डेफिनेट एनर्जी भी उसकी हो सकती है, यानी पार्टिकल है मिसाल के तौर पे, तो पार्टिकल की डेफिनेट एनर्जी भी हो सकती है और साथ ही साथ डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट की, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी हो सकती है। तो ये हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि अगर डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है एनर्जी के साथ, तो इसका मतलब है कि एक जो है एक कंजर्व क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम इसी किस्म की, और फिर हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि क्या ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कॉम्यूटेशन रिलेशंस थी, क्या ये इस केस में भी यही आ जाती हैं या कोई और आती हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, कई सवाल, नॉट वन क्वेश्चन बट मैनी सेवरल क्वेश्चन जो है ना वो सामने आते हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम के रूल्स जो हैं, कॉम्यूटेशन रूल सेम हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से या फ़र्क हैं, इस तरह के सवाल। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वी लुक एट दीज कॉम्यूटेशन रिलेशंस। मैं हैड्स नहीं लगा रहा। तो इसको करने के लिए हमें जो है वो बेसिकली वाई पी जी माइनस जी पी वाई जी पी एक्स माइनस एक्स पी जी, ये बेसिकली हमने इसको लिखा है, एक्सप्रेसिव फॉर्म लिख दी है ना। एल एक्स की ये फॉर्म है वाई पी जी माइनस जी पी वाई, यानी इधर से आप देखें इस वाले को हमने सब्स्टिट्यूट किया और इस वाले को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेसिकली ये है, ठीक। वैसे तो कॉम्यूटेटर से कुछ रूल्स हैं जिससे ये चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, लेकिन चलें आप अभी हम सीधे सीधे लिखते हैं। तो कॉम्यूटेटर का मतलब जो होता है कि अगर ये ऑपरेटर ए है, ये ऑपरेटर बी है, तो कॉम्यूटेटर जो है वो होता है ए बी माइनस बी ए, ठीक है ना। तो ए ऑपरेटर ये है तो हम इसको सीधा लिख लेते हैं वाई पी जी माइनस जी पी वाई जी पी एक्स। अब क्योंकि ये ऑपरेटर्स है ना, इसमें ऑर्डरिंग का ख्याल रखना है, इसको ये नहीं करना ना कि नंबर्स की तरह ना इनको ट्रीट करना है। इसमें इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि दीज आर नॉट नंबर्स, दीज आर ऑपरेटर्स, सो ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी। अब ये सिंगल ऑपरेटर नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मोमेंटम के और पोजीशन के आ रहे हैं। एंड दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर ए, है ना। तो ए बी माइनस बी है। अच्छा, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई आउट करते हैं इसको, तो आपके पास मुख्तलिफ टर्म्स आ जाती हैं, बस सिर्फ ऑर्डर्स का ख्याल रखना है। ये जो है इस वाले से अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसमें आप ऑर्डर ना चेंज करें, सिर्फ ऑर्डर सूत्र में चेंज कर सकते हैं। अगर
अगर ये रूल्स आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं अगर ये आपस में कम्यूट करते हैं, तो फिर आपके पास यानी ये कम्यूट करने का मतलब ये है ना कि ये एक्स पी वाई ए बी माइनस बी ए पी वाई एक्स जो है, ओ हैट्स नहीं लगा रहा था, इसको हैट्स को इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स पी वाई इज़ इक्वल टू पी वाई एक्स। चलें इधर थोड़ा सा लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, साइड पे इधर लिख लेते हैं। तो जब हमने ये कह रहे हैं ना कि ये अगर आपस में कम्यूट करते हैं दो ऑपरेटर्स, इसको आप ए कह लें ए, इसको आप बी कह लें, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि एक्स पी वाई माइनस पी वाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना, ए बी माइनस बी ए। उससे ये ज़ाहिर होता है कि एक्स पी वाई इज इक्वल टू, माइनस से इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं, पी वाई एक्स। ये जाहिर कर रहा है कि अगर पहले पी वाई को लिखें या पहले एक्स को लिखें ये मैटर नहीं करता इसमें, तो ये आपस में कम्यूट करते हैं, तो इनका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये जो एक्स पी वाई इज इक्वल टू पी वाई एक्स है, ए बी इज इक्वल टू बी ए है, उस सूरत में तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस किस्म के हों फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में ए बी माइनस बी ए जब आप करेंगे तो राइट हैंड साइड पे ज़ीरो नहीं है, राइट हैंड साइड पे आई एच बार है, तो उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अब इधर जो है हम जब इसको लिखते हैं तो ये वाई पी जी पी एक्स माइनस वाई पी जी एक्स पी एक्स पी जी सॉरी एक्स पी जी, ये मल्टीप्लाई आउट करते हैं, बस सिर्फ ये का ऑर्डर का ख्याल रखना है, जी पी वाई जी पी एक्स माइनस जी अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसको कहाँ डाल दूँ, इधर डाल देता हूँ, वैसे तो इसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। अच्छा चलें, एनीवे तो ये जो है जी पी वाई एक्स पी जी माइनस जी पी एक्स, हेड्स नहीं लगा रहा मगर सारे ऑपरेटर्स हैं, जी बाई पी जी आगे वही टर्म प्लस नीचे आ जाते हैं, जगह नहीं होता, जी पी एक्स, ये मल्टीप्लाई करके आप देख लें, इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं, ऑर्डर का ख्याल रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा, यानी ये इतना आसान है कि इसमें क्या किया जाए। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा एक ही छोटा सा इसमें पॉइंट है, वो ये है कि इन जो टर्म्स आपकी लिखी हुई है ना, चार टर्म्स इधर से आ गई, पहली टर्म से इधर से चार टर्म्स आ गए, टोटल 8 टर्म्स बन गई, सीधे सीधे आपने लिखा, ऑर्डर चेंज नहीं किया। अब आप जो है ना, इनमें से कुछ कैंसलेशन पॉसिबल है अगर आप ऑर्डर चेंज करें, मगर इस चीज़ को सामने रखते हुए कि सिर्फ ऑर्डर उनका चेंज कर सकते हैं उन ऑपरेटर्स का जो आपस में कम्यूट करते हैं, ठीक है ना, तो हम उस चीज़ का ख्याल रखते हुए हम इनको रीराइट करते हैं, ठीक है। रीराइट करने का मतलब ये है कि अगर इस पहली टर्म को देखें, इस पहली टर्म को देखें तो चलें ठीक, इस पहली टर्म को देखें तो आपको ये पता है कि ये पी जी और जी जो इसके अंदर आ रहे हैं ना, चलो इसको रेड में करता हूँ, ये जो पी जी और जी जो आ रहे हैं ना बीच में, ये आपस में कम्यूट नहीं करते, जी और पी जी जो है ना, कॉम्यूटेशन रिलेशन जो है, कॉम्यूटेटर ज़ीरो नहीं है,
इसका मतलब है कि इनको एक दूसरे, इसको जो है ना इस तरह नहीं लिखा जा सकता, जी पी जी नहीं लिखा जा सकता। इसको जी पी जी लिखना चाहते हैं तो फिर आपको ये आई एच बार भी साथ डालना पड़ेगा, जो चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर देगा, तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है उसका इस स्टेज पर। तो इसको जी पी जी नहीं लिखा जा सकता, ज़हन में रखें। अलबत्ता एक चीज़ हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, एक सेकंड इसको भी मिटा देते हैं। एक चीज़ हम कर सकते हैं वो ये है कि हमें पता है कि y जो है वो पी जी के साथ भी कम्यूट करता है, z के साथ भी कम्यूट करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में पी एक्स जो है वो z के साथ भी कम्यूट करता है और पी जी। तो इन दोनों को इसको इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, या y को चाहें तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जब आपकी मर्ज़ी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में कम्यूट, यानी जी पी एक्स के साथ कम्यूट करता है, तो आप पहले एक स्टेप में लिख सकते हैं, यानी एक स्टेप में इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये पी एक्स जी है, फिर इधर पी जी आ रहा है और इधर वाई आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों आपस में कम्यूट करते हैं, तो पी एक्स जो है उसको आप इधर ले जा सकते हैं और उसको इधर ले जा सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली जो बन जाएगा फॉर्म, वो बन जाएगा वी पी एक्स पी जी जी आ जाएगा। मगर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि अगर आप इस इधर अगर आप देखना शुरू करें ना, तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि माइनस साइन के साथ हैं, कुछ प्लस साइन के साथ हैं। जिस तरह ना ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है। अब आपने साथ साथ ये देखना है कि कोई ऐसी टर्म है जिसमें में जो है ये दो पीजीज आ रहे हैं, तो कोई और टर्म ऐसी है जो प्लस साइन के साथ हो जिसमें दो पीजीज आ रहे हैं, तो हो सकता है ये आपस में कैंसिल का हो जाए अगर इनको हम कम्यूटेशन रूल्स को सामने रखते हुए ऑर्डर चेंज करके उनको एक ही फॉर्म में ले आएँ। तो अब इसको देखें ज़रा, ये पीसी वाली दो हैं, ये भी है और इसमें y भी है, इसमें x भी है, इसमें भी x भी है और y भी है। ऑर्डर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, ऑर्डर जो है दोनों का सेम नहीं है, तो इसलिए ये टर्म्स डिफरेंट हैं। लेकिन अगर आपस में ऐसे ऑपरेटर्स जो कम्यूट करते हैं उनको आगे पीछे करके हम सेम फॉर्म में ले आएँ तो फिर हम कैंसिल कर सकते हैं। अभी इस तरह नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर्स का ख्याल रखना है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप नहीं इस तरह कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ए बी जो है हर केस में ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, वो तो कॉम्यूटेशन पर डिपेंड करेगा ना, तो आप ये नहीं कर सकते कि वो कम्यूट करते हैं। नहीं है, ये कम्यूट करते हैं तो फिर तो ट्रू है। अच्छा, अब इनको हम कोशिश करते हैं कि इनको जो है वो एक ही फॉर्म में लेकर आए। अच्छा, एक तो ये कर सकते हैं कि इसको अगर इसको वाई और पी जी करते हैं तो इसको इस वाले को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी y और pz का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। तो ये pz कर दिया तो ये pz बन जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं कि इधर भी हम इस किस्म की फॉर्म ला सकते हैं इसकी। इधर भी आपस में ये कम्यूट करते हैं x और pz, तो हम इस तरह एक स्टेप में ये कर सकते हैं x pz, सॉरी वैसे तो कम्यूट करते हैं सीधे ले जा भी सकते हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा दिखाने के लिए, ये जाहिर करने के लिए ज़रा एक पहली दफ़ा अगर कर रहे हैं तो थोड़ा दो स्टेप्स में इसको ले लें। ये माइनस साइन है, ये y x पी जी आ जाएगा, मगर हमारे पास x y पी जी है, तो ये मगर ये y x जो है ये भी आपस में ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं। ये कहीं मैंने बताया आप लोगों को? ये नहीं बताया मैंने, ये मुझे बताना चाहिए था कि x और y जो हैं ये आपस में कम्यूट करते हैं। एक्स वाई हो, एक्स एक्स आपस में कम्यूट करता है, वाई वाई भी, मगर ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स जो है ना, एक्स वाई भी ज़ीरो है, एक्स जी भी आपस में कम्यूट करता है एंड सो फोर्थ। एक्सक्यूज मी। तो इस बेसिस में हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई पी जी, तो फिर ये एग्जैक्टली वही बन गई है, मगर प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, तो इनको फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह आप ये डिफरेंट टर्म्स को मैनिपुलेट करें ना, तो आखिर में आपके पास जो चीज़ बन जाती है वो इस किस्म की फॉर्म बन जाती है, जो आप बुक में भी देख सकते हैं और फिर ख़ुद से अपने आप को कन्विंस भी कर सकते हैं कि पी वाई जी पी जी, ये बाकी दो टर्म्स
चार टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, प्लस और माइनस साइन वाली। एक तो मैंने दिखा दिए पेयर को कैंसिल होते हैं, एक और पेयर भी कैंसिल होगा। माइनस वाई पी एक्स जी पी जी माइनस एक्स पी वाई पी जी जी, ये आखिर में बच जाता है। अच्छा, अब इसमें इसको जो है हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास याद रखेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे एल एक्स और एल वाई के ये जो है ना कॉम्यूटेटर है। एक्स पी वाई पहली वाली दो टर्म से एक्स पी वाई कॉमन लें, तो अच्छा ब्रैकेट इस तरह के लिखते हैं कॉम्यूटेटर ना लगे। एक्स पी वाई कॉमन लें तो ये पहली वाली टर्म में जी, इसको इस तरह कर लेते हैं, जी पी जी आ जाता है, और इधर इधर वाली टर्म से यानी ये वन और इस वाली टर्म को कंबाइन किया हुआ। इसी तरह इधर से हमने y, अगर हम कॉमन लेते हैं y पी एक्स, तो ये भी जी पी जी माइनस पी जी जी बन जाता है, ठीक है ना। यानी इन दोनों को कंबाइन किया, माइनस वाई पी एक्स कॉमन लिया है तो ये जी पी जी इधर से आ गया जो कि ये है, और इस वाले में कंट्रीब्यूट ये करेंगे, वो माइनस बार लिया हुआ है तो यहाँ प्लस साइन था तो ये माइनस इधर साइन आ गया, ठीक है ना। यहाँ माइनस बाहर लिया ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आपको वापस यही टर्म मिल जाएगी। ये बेसिकली आपके साथ आ जाता है। और ये जो है ये कॉम्यूटेशन रिलेशन, ये कॉम्यूटेटर ही बन जाता है जी पी जी का, जो कि इक्वल टू आई एच बार है, ठीक है ना। इधर भी यही ये आई एच बार हो जाएगा जी पी जी का। तो आपके पास ये आ जाता है आई एच बार एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, जो कि आ जाता है आई एच बार एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। क्या है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये ऑपरेटर हैं सारे, हेड्स नहीं लगाया हुआ, ये एल जी ऑपरेटर बन जाता है एल जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एल एक्स एल वाई का कॉम्यूटेटर है ये आई एच बार एल जी है। एंड दैट रिमाइंड्स यू ऑफ दिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम का भी इसी तरह के का कॉम्यूटेटर आपका आता है कंपोनेंट्स के दरमियान। इनफैक्ट आप ये शो कर सकते हैं कि, और ये आप होमवर्क के तौर पे इसको कर लें कि एल वाई एल जी जो है वो आई एच बार एल एक्स है, और एल जी एल एक्स जो है ये आई एच बार एल वाई। तो ये बिल्कुल वही कॉम्पिटिशन रूल्स हैं जो कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम के हैं। और जैसा स्पिन एंगुलर मोमेंटम में हमने ये देखा था कि दो कंपोनेंट्स, एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम आर नॉट कंपैटिबल। इसी तरह इधर भी हम देख रहे हैं कि यानी दूसरे लफ्ज़ों में एस एक्स और एस वाई का कॉम्यूटेटर जो था वो ज़ीरो नहीं था इधर, जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। इसी तरह एस वाई और एस जी का कॉम्यूटेटर भी ज़ीरो नहीं था। यहाँ पे भी बिल्कुल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए भी वही कॉम्यूटेशन रूल्स उसी तरह होल्ड कर रहे हैं जैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम के थे। तो काफ़ी इनमें कॉमन एल्जेब्रा जो है कॉम्यूटेटर का वो बिल्कुल सेम एल्जेब्रा है, और जो वहाँ पे हमने नताइज लिए थे कि कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स के हवाले से इधर भी बिल्कुल उसी तरह अप्लाई होते हैं। वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो है एल एक्स ऑपरेटर हो, सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम के केस में हमने ये देखा था कि एस एक्स एस वाई और एस जी आपस में तो कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स नहीं हैं। अलबत्ता एस स्क्वायर ऑपरेटर अगर हम डिफ़ाइन करें, जो कि हमें आपको याद होगा कि एस स्क्वायर ऑपरेटर जो था एस स्क्वायर ऑपरेटर जो हमने डिफ़ाइन किया था, जो कि एस एक्स स्क्वायर्ड प्लस एस वाई स्क्वायर्ड प्लस एस जी स्क्वायर्ड जो ऑपरेटर था, ये कम्यूट करता था विद द कंपोनेंट्स ऑफ द स्पिन। याद है ना आप लोगों को। तो यानी कि एस स्क्वायर्ड ऑपरेटर और एस एक्स ऑपरेटर जो है वो ज़ीरो था। इसी तरह एस स्क्वायर्ड ऑपरेटर का कम्यूटेटर विद एस वाई वो ज़ीरो एंड सो फोर्थ, एस जी के साथ भी।
तो ये कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल थे। एस स्क्वायर ऑपरेटर जो है ना कंपोनेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स के साथ आर कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल। इधर भी अगर आप डिफाइन इसी तरह करें कि एल स्क्वायर्ड ऑपरेटर डिफाइन करें जो कि एल डॉटेड विद एल है, जो कि एल एक्स स्क्वायर्ड प्लस एल वाई स्क्वायर्ड प्लस एल जी स्क्वायर्ड है, तो और इसकी कॉम्यूटेशन रिलेशंस अगर आप डिटरमिन करें वो उतना मुश्किल इस सेंस में नहीं है, जिस तरह हमने वहाँ पे भी किया था बिल्कुल उसी तरह है कि इसका कॉम्यूटेटर अगर आप एल एक्स के साथ लेते हैं, हेड्स हैं वैसे तो ऑपरेटर हैं, तो ये बेसिकली एल एक्स स्क्वायर्ड प्लस एल वाई स्क्वायर्ड प्लस एल जी स्क्वायर्ड, कॉम्यूटेटर विद एल एक्स है, ये ए अब आ गया ना। तो इनको इस तरह लिखा जा सकता है ए प्लस बी प्लस सी हो ना, तो आप इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं कॉम्यूटेटर्स के हवाले से, एल स्क्वायर्ड एल एक्स प्लस, अगर यकीन नहीं आता तो ओपन करके लिखें, इस तरह लिखें, और ए बी 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 ए टाइप लिखें, दोनों से एक ही रिज़ल्ट आता है, उससे ये चीज़ आप साबित कर सकते हैं। प्लस एल जी स्क्वायर्ड एल एक्स जब आप करेंगे, ये तो ऑपरेटर विद एनी फंक्शन ऑफ द सेम ऑपरेटर इज़ ऑलवेज ज़ीरो, यानी ये तो कम्यूट करता है। एल वाई जो आप लिखेंगे तो एल वाई एल एक्स ऑपरेटर, इनको अगर आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, सॉरी या ये क्या मैंने लिख दिया था, हाँ ये ठीक लिखा, अच्छा ये थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, और आप ये चीज़ शो कर सकते हैं ऐसा होमवर्क कि ये ज़ीरो आ जाता है। तो बेसिकली आप ये शो कर देंगे कि एल स्क्वायर्ड भी जो है उसी तरह कम्यूट करता है with all the with each of these components of the orbital angular momentum Lx Ly Lz, जैसे कि spin angular momentum करता है। तो spin angular momentum and orbital angular momentum have the same commutator algebra, इसको कहा जाता है spin angular momentum and orbital angular momentum, bottom line ये है। तो जहाँ तक कॉम्यूटेटर्स का ताल्लुक है ना, जो कुछ कॉम्यूटेटर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों एक ही तरह से उनकी बिहेवियर है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ओबे द सेम कॉम्यूटेटर एल्जेब्रा। कॉम्यूटेटर एल्जेब्रा से मुराद ये है कि ये जो ऊपर कॉम्यूटेशन रिलेशंस हैं वो दोनों की वो सेम होल्ड करती हैं, जैसे कि ये वाली जो हैं और ये वाली जो हैं जो भी हम लिख रहे थे, ये सारी जो हैं ये सेम कॉम्यूटेटर एल्जेब्रा है। तो जो हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए कॉम्यूटेटर के हवाले से सीखा, वो ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वही नॉलेज। तो आज हम फिर इधर रोकते हैं, तो यहाँ से हम फिर आगे बढ़ेंगे और फिर ये दिखाएंगे कि ये जो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे रिलेटिव कोऑर्डिनेट हैमिल्टोनियन के हवाले से, आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, श्रोडिंगर इक्वेशन, वो अब एंगुलर मोमेंटम का जो टॉपिक है उससे कैसे इसका रिलेशन बनता है वो अब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो आज के लिए इतना ही।